Hello students, how are you all? I'm sure all of you must be so amazing. So let me introduce myself. I'm Rajni Mamgai, biology master teacher at Vedantu. So today we are just going to discuss biotechnology, principle and processes for KVPY SX. So that means for 11th, for the 12th students, right? So 11th में ये सारे for the 12th students we will be doing it. सो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है ये हमारा 12th का पार्ट है, सॉरी, तो ये यहाँ पे 12th वाले बच्चों के लिए है. सो यहाँ पे वी विल बी स्टार्टिंग दिस चैप्टर एंड वी नो व्हेन वी टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी वन ऑफ द अमेजिंग चैप्टर और रिलेटेड टू जेनेटिक्स आल्सो. सो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली बायोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, बायोलॉजी में हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, राइट, प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टेक्निक प्रोसीजर की मदद से चेंजेस लेकर आ रहे हैं. और वो सारे चेंजेस क्यों लाएंगे? यू नो, ह्यूमन हमेशा अपनी बेनिफिट्स के लिए चीजों को देखता है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? नेचुरल साइंसेस को जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं नेचुरल साइंसेस को और उन ऑर्गेनिज्म को, उनके सेल को, सेल के पार्ट्स को, उनके डीएनए को, आरएनए को क्यों कर रहे हैं, क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि हम उनसे प्रोडक्ट और उनसे सर्विसेज ले सकें, राइट. तो यहाँ पे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक इस तरीके से डिफाइन करती है बायोटेक को कि हम नेचुरल साइंसेस को यूज करके उनके प्रोडक्ट्स से, उनके मतलब मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिज्म सेल्स, उनके मॉलिक्यूल्स को यूज करके हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसकी सर्विसेज लेंगे, राइट. लेकिन अगर हम बायोटेक की बात करें, ऑब्वियसली दो बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट हैं. एक तो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो अभी हम यूज करते हैं, जो काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है, और दूसरा है कन्वेंशनल. तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ऑब्वियसली जीन्स में चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म के जीन मतलब उसके डीएनए वगैरह में चेंज कर सकते हैं हम यूजिंग सम टेक्नोलॉजी, है ना. तो आजकल इतना टेक्नोलॉजिकल जेनेटिक एडवांस है कि हम बहुत सारी लाइक गैजेट्स यूज करके, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करके, टूल्स यूज करके, टेक्निक्स यूज करके जीन्स में चेंज ला सकते हैं. तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी. तो ये एक बायोटेक का एक बहुत ही अच्छा आविष्कार है जिसमें इनफर्टाइल कपल्स को बेबी प्रोड्यूस करा सकते हैं बाहर लैब में फर्टिलाइज करके, और फिर मदर के वूम में डाल देते हैं बच्चे को, जहाँ पे वो ऑब्वियसली डेवलप होएगा. तो ये उन कपल्स में किया जाता है जिनमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन किया जाता है, राइट. सिंथेसिस एंड यूज ऑफ अ जीन, तो मतलब यहाँ पे जो भी जीन हमारे को चाहिए हम उसको सिंथेसाइज करेंगे और उस जीन को यूज कर सकते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म में डाल के. उस जीन्स के जो भी प्रोडक्ट हमें बनाने वो किसी और ऑर्गेनिज्म में हम डाल सकते हैं. उसके बाद डीएनए वैक्सीन, आजकल बहुत सारी डीएनए वैक्सीन बनती हैं, राइट. तो डीएनए वैक्सीन हम बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज करके. इवन डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं. तो अगर कोई जीन में किसी में डिफेक्ट है हम उसको करेक्ट कर सकते हैं एम्ब्रॉनिक स्टेज में. तो ये भी हमें बेनिफिट मिलता है, राइट. तो बच्चा यहाँ पे जो है, और इवन जीन थेरेपी हम लोग एम्ब्रॉनिक स्टेज में तो परमानेंट सोल्यूशन दे सकते हैं इसका, लेकिन अगर हम कोई बॉर्न हो जाता है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो भी उसको थेरेपी दे सकते हैं, उसके जीन में चेंज ला सकते हैं. नॉट परमानेंट बट हाँ टेम्पररी बेसिस पर पीरियोडिकली हम कर सकते हैं. तो वो हम देखेंगे कि कैसे डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया जाता है आगे एप्लीकेशन में, है ना. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें जीन्स में चेंज कर सकते हैं. जो हमें उस ऑर्गेनिज्म में जीन एक्सप्रेस करवाना है वो जीन हम डाल सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर. गॉट इट? तो मतलब यहाँ पे क्या पर्पस है? ऑब्वियसली हम जो है जो भी एनिमल्स प्लांट की वैरायटी को हम एक नया वैरायटी बना सकते हैं, एक नया यहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस करके उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं इजी. तो ये है सारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का खेल. कन्वेंशनल होता है जो पुराना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट और सर्विसेज देने की या प्रोडक्ट बनाने की, वो कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी था.
कि मतलब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं और उसके नेचुरली वो क्या प्रोडक्ट हमें दे सकता है, जैसे दही बना रहे हैं, पिछली आप लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा भी होगा, तो वो सारा कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, राइट? अगर हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, हमने कहा पहले तो हम उसका प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल मतलब किसके ऊपर ये एक्चुअली बेस्ड है, और दूसरा हम यहाँ पे प्रोसेसेस देखेंगे कि क्या-क्या प्रोसेसेस हैं बायोटेक में। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंज करने वाले, स्पेशली उनके जीन्स में, है ना? तो बच्चा यहाँ पे और प्रोसेसेस में कट कॉपी पेस्ट हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ये कट कॉपी पेस्ट, कैसे एक्चुअली हम कर रहे होते हैं, सब चीजें वी विल सी, है ना? तो प्रिंसिपल, दो कोर प्रिंसिपल हैं बायोटेक के। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब डीएनए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंज लेकर आना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब साफ सीधी बात होती है कि भाई यहाँ पे डीएनए में चेंज लेकर आना किसी ऑर्गेनिज्म में। जैसे सपोज करो हमें कोई जीन है, कोई ये वाला जीन है, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये जीन प्रोड्यूस, जो जो ये जीन प्रेजेंट है, हमें किसी और ऑर्गेनिज्म में इसको डालना है और इसे प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सारा जीन ऑल्ट्रेशन जो चलता है, जीन के ऊपर जो काम चल रहा है उसको कट करके कहीं और पेस्ट करने का, उसमें रेप्लिकेट करके उसके प्रोडक्ट बनाने का, वो सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग देखता है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है बायोटेक का, वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी जिस भी कंडीशन में हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टीराइल कंडीशन होनी चाहिए। स्टीराइल मतलब कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कंटामिनेशन फ्री रहना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बन पाएगा। नहीं तो कंटामिनेशन हो गई तो प्रोडक्ट रुइन हो सकता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत ज्यादा कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं, स्टीराइल कंडीशन में काम करते हैं, जहां के कंटामिनेशन के चांसेस नहीं, है ना? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक्चुअली हम करेंगे क्या, कैसे कैसे जीन को, मतलब मैंने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, एक्चुअली उसका पर्पस क्या है, तो दैट वी विल सी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखेंगे कट कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो भी ऑर्गेनिज्म से हमें एक जीन चाहिए, सपोज उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, उस डीएनए में ऐसा जीन है जो वो जो कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट बनाता है, या पर्टिकुलर एक एंजाइम बनाता है, या कैरेक्टर बनाता है जो हमें चाहिए, जो हमें बड़ा पसंद आ गया। ये हमारा डिजायरेबल जीन बन गया, हमें चाहिए, हमें इसकी डिजायर है। तो दिस इज द डिजायरेबल जीन। अब ये डिजायरेबल जीन का हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिजायरेबल जीन है उसको उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कट करना है। तो कट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सिजर होती है, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। तो ये सिजर क्या करेगी, ये सिजर ऑब्वियसली उस रीजन को कट करेगी जिस रीजन को हमें कट करवाना है, जिस जीन को हमें कट कराना है, मतलब ये बेसिकली कट करता है और वो हमें जीन मिल जाएगा। अब हमने जीन तो ले लिया, जो डिजायरेबल जीन है वो हमने निकाल लिया। अब इस डिजायरेबल जीन को हमने क्या करना है, वेक्टर में डालना है। तो वेक्टर होता है जीन टैक्सी की तरह। जीन टैक्सी मतलब जो भी जीन है उसको हमें फिट करना है एक टैक्सी में। तो इसको भी हम सेम मॉलिक्यूलर सीजर से कट करेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब ये एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट वी विल सी। तो यहाँ पे इस पे भी कट किया हमने और अपना जीन भी हमने कट करके निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, जब इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करते हैं, विच इज मॉलिक्यूलर सीजर। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही होता है पर्टिकुलर रीजन पे इसको कट कर देना, और ये है वेक्टर। वेक्टर मतलब जो हमारा जीन टैक्सी होगा, जीन कैरियर होगा, जीन टैक्सी है ये हमारे जीन को कैरी करेगा। तो अब इनको यहाँ पे जो हमारे पास जीन आया, हमारे डिजायरेबल जीन को कट करके जो आया, और हमारे हमने जो वेक्टर कट किया, अब इन दोनों को पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ पे हमें पेस्ट कर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पेस्ट करने के लिए ग्लू चाहिए, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो मॉलिक्यूलर ग्लू यहाँ पे लाइगेज एंजाइम होता है। तो लाइगेज एंजाइम ग्लू की तरह काम करेगा और दोनों को आपस में चिपका देगा। तो ये है बेटा वेक्टर, और ये है वो डीएनए जो हमें चिपकाना था इसके साथ। जब चिपका दिया तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब क्या समझते हो, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है।
ठीक है, एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब प्लाज्मिड का खुद का डीएनए, प्लाज्मिड वेक्टर इज अ डीएनए पीस। तो वेक्टर जो है बेसिकली हम कौन सा वेक्टर, कौन सा जीन टैग से यहाँ लेते हैं, प्लाज्मिड लेते हैं। प्लाज्मिड आपको पता है यार, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा जीन, एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, वही डीएनए हम यहाँ पे एज अ वेक्टर लेते हैं और उसके साथ अपना जीन चिपका देते हैं। तो अब ये एक नया कॉम्बिनेशन के साथ बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बोलते हैं। तो हमने क्या बनाया बेटा यहाँ पे, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। अब जैसे ही वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब हमें इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, अब हम इसको डिवाइड, इसकी कॉपी करना है। तो पहले हमने कट किया, फिर हमने इसको पेस्ट किया, अब इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है। तो इसके लिए हम इसको होस्ट में ट्रांसफर करेंगे। होस्ट मतलब कोई भी बैक्टीरिया में इसको ट्रांसफर कर दो। तो ये बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करेगा, अपने नंबर डिवाइड करेगा, वैसे वैसे हमारा जीन भी डिवाइड होता रहेगा उस प्लाज्मिड में, उस डीएनए के प्लाज्मिड में, मतलब उस होस्ट सेल के अंदर, उस प्लाज्मिड में हमारा जीन भी रेप्लिकेट होगा और जो उसको प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट भी बनाता जाएगा। तो मतलब फुल एंड फाइनल हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले कट करना है अपना डिजायरेबल जीन और वेक्टर जो कि हमारे जीन को कैरी करेगा। उसके बाद इनको पेस्ट करना है दोनों को साथ में और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट मतलब प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड डीएनए पे अपना जीन हम पेस्ट कर देंगे। क्यों हम प्लाज्मिड चूज करते हैं एज अ वेक्टर, वो सब मैंने आपको आगे बताना है। तो ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है ना, ये सिर्फ एक समरी है, हम आगे क्या करने वाले हैं। और पेस्ट करने के बाद हम इनकी बहुत सारी होस्ट में डालकर बहुत सारी कॉपी बनाने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल बायोटेक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जिसमें हमें कट, कॉपी और पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। कैसे, कट करके, पेस्ट करके, जीन को ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर ऑब्वियसली, जीन ट्रांसफर में हम क्या कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्चुअली होस्ट में डाल रहे हैं और होस्ट को डिवाइड करवा के अपने जीन की कॉपीज बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट हमने करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, इंजीनियरिंग में हमने देखा, बायोटेक में हमने देखा दो प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कट, कॉपी, पेस्ट, जो मैंने अभी बता दिया। दूसरा स्टेप है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें हमें जिस भी सिस्टम में हम ये काम कर रहे हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, भाई आंखों से नहीं दिख रहा है, वो नेकेड आई से आप नहीं देख पा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें इसलिए, क्योंकि हमें इतने माइक्रो लेवल पे अगर काम करना है तो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू मेक कंटामिनेशन फ्री सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो कंटामिनेशन फ्री मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई वहां पे दूसरा कोई माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए जो उसके साथ ग्रो करके हमारे प्रोडक्ट को खराब कर सके, है ना। तो हमें इस तरीके से मिलावट नहीं होने देनी। तो फाइनली प्रिंसिपल तो हमने देखे, दो प्रिंसिपल देखे, आपको दो प्रिंसिपल बता भी दिए कि हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं। और फाइनली वी विल सी प्रोसेसेस, कि कौन से प्रोसेसेस में ये चैप्टर करेंगे हम। सो प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक अगर मैं बताऊं आपको, प्रोसेस ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं। तो बायोटेक का दूसरा नाम होता है रिकॉम्बिनेंट। आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपने डिजायरेबल जीन को हमने वेक्टर के साथ पेस्ट कर दिया और उसमें एक नया कॉम्बिनेशन बनाया कि उसका खुद का डीएनए प्लस बाहर का डीएनए वो कैरी कर रहा है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। तो इसको किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। तो फाइनली व्हाट इज द स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली बात, जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमें डीएनए चाहिए, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसका डीएनए निकालेंगे। तो हम उसका डीएनए निकालने वाले हैं बाहर। तो जैसे हमें पता चला कि ओ, हमें जो है फंजाई के अंदर एक जीन है, तो हमें पता है जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए। तो हम उसका डीएनए पहले निकालेंगे। तो डीएनए खींचोगे बाहर, ऐसे नहीं खींच सकते, रस्सी थोड़ी है ना। तो हम एंजाइम्स को यूज करके सेल को तोड़कर डीएनए बाहर निकालेंगे। और जैसे हमने डीएनए बाहर निकाला, फिर उसको मॉलिक्यूलर सिजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कट करेंगे। कट कर लिया, कट करने के बाद बहुत सारे टुकड़े होते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो उन टुकड़ों को फिर सेपरेशन करेंगे, उन छोटे छोटे जो टुकड़े कटे हैं उनको सेपरेट करेंगे। और जैसे हमने सेपरेट किया, कौन से प्रोसेस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस
प्रोसेस से हम वो छोटे छोटे टुकड़ों को सेपरेट करके अपना वाला जो डिजायरेबल जीन का टुकड़ा है उसको निकाल लेंगे इससे। तो हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसको हम सेपरेट करते हैं इससे एक्चुअली। तो ये सेपरेशन के लिए जिससे हमें अपना डिजायरेबल जीन मिल जाए। जैसे ही हमने डिजायरेबल जीन मिल गया तो अब हमें एक पीस मिला है, लेकिन एक पीस क्या, हमें तो बहुत सारा, बायोटेक का मतलब ही होता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है और वो बहुत सारा प्रोडक्ट से मार्केटिंग करनी है। यही तो पर्पस है यहाँ पे, है ना। तो एक जीन से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर एम्पलीफाई करने पड़ेंगे। एम्पलीफिकेशन मतलब जो डिजायरेबल जीन है उसके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। कौन सी टेक्निक यूज करके, तो वो पीसीआर टेक्निक यूज करके, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। है क्या, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ अभी एक बता रही हूँ कि कैसे, आपको एक रास्ता दिखा रही हूँ और फिर हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके इस पूरे चैप्टर को 6 स्टेप में कंप्लीट करने वाले हैं। है ना मजेदार। सो पहला स्टेप ये है, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ। अब जो हमने बहुत सारे अपने डिजायरेबल जीन के पीसेस को एम्पलीफाई कर दिया, अब उसको कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो होस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया हो सकता है या कोई भी, जिसके अंदर हम इसको डाल के अपना जो है वो करेंगे, क्या बोलते हैं, अपने इंक्रीज करेंगे अपने डीएनए के नंबर और उसके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, तो हम होस्ट में डालने से पहले या तो उसको वेक्टर की अगर जरूरत है तो वेक्टर के साथ इसको लगा सकते हैं, तो अपने डिजायरेबल जीन को पेस्ट कर सकते हैं वेक्टर के साथ, या तो हम वेक्टर यूज करके उसको पेस्ट करें और तब होस्ट में डालें जरूरत है तो। और अगर डायरेक्ट होस्ट के डीएनए के अंदर उसको डाल सकते हैं तो डायरेक्ट भी डाला जाता है। तो डायरेक्ट मेथड से भी हम होस्ट के अंदर डाल सकते हैं अपना डिजायरेबल जीन, या वेक्टर की मदद से भी डाल सकते हैं। दो तरीके से हम होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद जो डीएनए हमने होस्ट में डाला है, अब क्या करेंगे उसको बायो रिएक्टर्स में। बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। तो जो भी होस्ट में हम अपना डीएनए डाल चुके हैं उनको अब कल्चर भी तो करना है, उनको बहुत सारे नंबर में बढ़ाना भी तो है, कॉपी भी तो बनानी है उनकी। तो कॉपी बनाने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, तो उन कंटेनर्स में हम उनको रखते हैं और हमारा जो होस्ट है वो खुद को डिवाइड करके, खुद डिवाइड हो रहा है तो हमारे जीन को भी डिवाइड कर रहा है। उस जीन्स का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी एक्सप्रेशन है, वो प्रोडक्ट सारा बन रहा है। और फाइनली लास्ट में हम उसको डाउन स्ट्रीमिंग करेंगे, मतलब छान कर उससे अपना प्रोडक्ट निकाल कर और मार्केट में बेच देते हैं उसकी प्रोसेसिंग। तो ये सारे प्रोसेस जो है बेटा, दीज आर दी स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पूरा जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, बस एनसीईआरटी ने थोड़ा खिचड़ी, थोड़ा इधर उधर दे दिया चीजें, लेकिन हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और आई एम श्योर एक एक चीज दिमाग में फिट हो जानी है अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, राइट। तो ये जो जितने भी स्टेप है ना बेटा, ये जितने भी हमने अभी स्टेप देखे, तो ये सारे के सारे जो हैं ऑब्वियसली ये अपस्ट्रीमिंग इसको बोलते हैं। अपस्ट्रीमिंग, इसको अपस्ट्रीमिंग बोला जाता है। फिर फाइनली आता है बायोरिएक्टर्स में उसको ग्रो करेंगे, कॉपी बनाएंगे, अपना जीन से प्रोडक्ट बनवाएंगे। तो और फाइनली उसके बाद उस प्रोडक्ट को सेपरेशन करके, उस प्रोडक्ट को निकाल के प्योरीफाई करके, जो भी उसमें प्रोसेसिंग करनी है वो सब करके मार्केट में बेच, पैकेजिंग वगैरह करके मार्केट में बेच। तो देख रहे हो कैसे हम लोग कितने ब्यूटीफुली इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये चैप्टर, ये स्टेप्स आपको, मैंने एक पूरा फ्रेमवर्क दे दिया, एक पूरी रोड बता दिया हमने क्या क्या करना है, और अब एक एक स्टेप को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी जी स्टेप्स यानी 7 स्टेप्स मैंने दिए हैं, इन 7 स्टेप को दिमाग में बिठाओ और मैं अब एक एक करके आपको इलाबोरेट करूंगी और हम ये चैप्टर सिर्फ 7 स्टेप में करेंगे। है ना मजेदार। तो इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट इट नाउ। तो ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ आपको। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स क्या क्या हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो भी है डीएनए को सेपरेट करके, अपना जो जीन है, डिजायरेबल जीन है, उसको सेपरेट करके प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड एज अ वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड को कट करके उसमें अपना डिजायरेबल जीन चिपका के, चिपकाने के बाद उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। रिकॉम्बिनेंट मतलब उसके अंदर खुद का डीएनए तो है लेकिन एक नया डीएनए चिपका दिया और उसको होस्ट के अंदर एंटर करवा दिया। अब होस्ट क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा।
खुद की कॉपी बनाएगा, और जब ये कॉपी करेगा, ये कॉपी बनाएगा, तो अंदर उसका जीन जो है, हमारा जो जीन डाला हुआ है, वो भी रेप्लिकेट करके जो भी उसको बनाना है, जो भी एंजाइम प्रोटीन वो बनाएगा, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में बेच दें, है ना। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स हैं। तो मैं आपको बेसिक, अभी तक ट्रेलर था पूरा, पूरा बेसिक बता चुकी हूँ। अब एक एक जो ABCD करके G स्टेप है ना बेटा, अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो वी विल डू इट इन 2 पार्ट्स। तो पहला पार्ट है ये, और फिर दूसरे पार्ट में भी हम कुछ स्टेप्स कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला है बेटा आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA, जो मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया था, राइट। सो जब आप आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA की बात करते हैं, तो इस केस में क्या है कि हमें अपना वो DNA चाहिए जिसमें हमारा जीन होगा, और हमें पता है यार कि जो DNA है, उसी के फंक्शनल यूनिट को जीन बोलते हैं, उसी का ही एक सेगमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, किसी पर्टिकुलर एंजाइम प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, हमें वो वाला जीन चाहिए। तो हमें पता चला कि अच्छा, हमें इस सेल से अपना DNA बाहर निकालना है, तो हमें इस सेल को तोड़ना पड़ेगा, इसका सारी चीजें हटानी पड़ेंगी और DNA को सेपरेट करना है, ये हमारा पहला स्टेप है। तो क्या करेंगे बेटा, सेल को तोड़ेंगे, कौन सी एंजाइम की मदद से, लाइसोजाइम की मदद से। अगर वो बैक्टीरिया है, तो हमें पता है यार, बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने के लिए, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमें लाइसोजाइम चाहिए। तो ये सेल कौन सा सेल को ब्रेक करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक करेगा लाइसोजाइम। काइटिनेज किसकी सेल वॉल को ब्रेक करेगा, ऑब्वियसली फंजाई की, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल बनी होती है किससे, काइटिन से बनती है, तो काइटिनेज उसको तोड़ेगा। और सेलुलेज एंजाइम प्लांट के सेल वॉल को तोड़ेगा, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, गॉट इट। तो इनको लाइटिक सेल बोलते हैं। लाइटिक मतलब ये तोड़फोड़ मचाते हैं, ये पूरे सेल को ऐसे तोड़फोड़ देंगे। और हमें पता है यार, सिर्फ सेल वॉल नहीं है, इनकी इनके इनकी बॉडी में ऑब्वियसली सेल में मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन्स होते हैं, RNA होते हैं, लिपिड होते हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोटीएजेस, आरएनएज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम यूज करके इन सारी मॉलिक्यूल्स को सेल से हटा देंगे, डिसॉल्व करवा देंगे। जब सब चीजें हट गई तो बचा DNA, और DNA को फाइनली जिसके अंदर DNA बचा, मतलब सब चीजें घुल गई और अब बचा सिर्फ DNA, क्योंकि हमने सबको डिग्रेड कर दिया एंजाइम डाल के, गॉट इट। तो ये क्लीवेज एंजाइम, लाइटिक सॉरी, ये बेसिकली लाइटिक एंजाइम होते हैं, लाइटिक सेल बोल रही हूँ, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली इन सब चीजों को तोड़ रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, सब एंजाइम डाल के हमने तोड़ दिए। अब यहाँ पे DNA बचा, तो DNA में अब हम क्या करेंगे, जो DNA बचा है उसको अब हम प्रेसिपिटेट कराएंगे, कैसे, चिल्ड इथेनॉल डाल के। तो अब हम यहाँ पे इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, चिल्ड इथेनॉल। और जैसे चिल्ड इथेनॉल डाला तो ये थोड़ी देर के बाद प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो DNA हो जाएगा प्रेसिपिटेट, ये हो गया प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट होने के बाद हम क्या करेंगे कि एक स्पून जैसा होता है, ऐसे गोल सा होता है ऐसा ना, वो जो बबल भी बनाते हैं जैसे ऐसे करके, वैसे होता है ऐसे गोल शेप का, तो उससे इस तरीके से निकालेंगे अपना DNA, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग मतलब आइसोलेशन ऑफ DNA। तो जिस DNA में हमारा जीन है, हमने उसको आइसोलेट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो हमने ऐसे DNA को सेपरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो बेटा अब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको तोड़ने वाले हैं। तो लेट्स सी द अदर पार्ट। तो अब हम यहाँ पे कौन से एंजाइम यूज करने वाले हैं, न्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि हमें DNA से वो पार्ट निकालना है जो हमारा डिजायरेबल जीन है। तो ये DNA है, हमें इससे वो पार्ट निकालना है जिसमें हमारा जीन है जो हमें चाहिए। तो वैसे तो न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस, राइट। सो एक्सोन्यूक्लियसेस जो होता है, वो DNA को एक्चुअली में एंड से कट करता है। एक्सो मतलब एंड से कट करेगा। So remove nucleotide at the end of the DNA RNA. They don't require any specific sequence. तो ऐसे कोई specific sequence पे कट नहीं करेगा, DNA को एंड से एक एक न्यूक्लियोटाइड DNA से निकालता रहेगा। लेकिन वहीं अगर हम एंडोन्यूक्लियसिस की बात करें, तो दो टाइप का है, एक्सो और एंडोन्यूक्लियस। तो बेटा जो एंडोन्यूक्लियस होता है, वो DNA RNA को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में DNA के अंदर,
मतलब ऐसे नहीं एंड से कट कर रहा है, नो, इट विल कट डीएनए विद इन। सो यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक पोजिशन पे कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पेशली कौन सा एंडोन्यूक्लियसिस होता है, स्पेशली जो हमारे पास एंडोन्यूक्लियसिस है दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। कौन सा एंडोन्यूक्लियसिस हम यहाँ यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। और इसके भी टाइप होते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप 2 यूज करते हैं मेनली। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस इसमें यूज होगा बायोटेक में। अब ये कहाँ कट करता है, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी कट कर दिया, नो, ये डीएनए को जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करता है। एक इसका रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है जिसको ये पहचानता है, उस पे कट करेगा। और वो जो रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस है जिसको ये पहचानता है, वो सीक्वेंस में एक्चुअली में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखा जाता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, तो यहाँ पे देखो, अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को कट करना है तो वो एक स्पेसिफिक रीजन पे कट करेगा जिसको रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस बोल। तो रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस पे जैसे कट करेगा, ये रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस में एक्चुअली में पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक मतलब क्या होता है बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे मैम है, तो मैम को आप चाहे ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो सेम ही है। मॉम है, चाहे ऐसे पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम ही है। जैसे और क्या हो सकता है, मैडम है, तो मैडम को आप दोनों साइड से पढ़ोगे, चाहे इस डायरेक्शन में पढ़ो इस डायरेक्शन में, सेम है। तो दीज आर नितिन, राइट। सो नितिन क्या है, ऑब्वियसली चाहे किसी भी डायरेक्शन में पढ़ो इट विल बी सेम। सो दीज आर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कि चाहे उसको इस डायरेक्शन में पढ़ोगे या उल्टी डायरेक्शन में पढ़ोगे इट विल बी सेम। सो दिस इज द पैलिंड्रोमिक रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस। कुछ इसी तरीके का सीक्वेंस हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है टू कट आवर जीन एट स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। तो हम अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की बात करें तो वी हैव मेनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, और एक एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में इकोर 1 का है। सो इकोर 1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस टाइप 2 है जो हमें चाहिए। तो ये क्या करता है बेटा, ये किस सीक्वेंस को पहचानता है, तो आप देख सकते हैं GAATTC सीक्वेंस। तो इस डायरेक्शन में GATT सीक्वेंस, और यहां से इधर पढ़ोगे आप तो ये सेम रहेगा GAATTC सीक्वेंस। तो मतलब ई कोलाई का जो ई कोर 1 जो एंजाइम है वो किस सीक्वेंस को पहचानता है, GAATTC सीक्वेंस, राइट, GAATTC सीक्वेंस। तो दिस इज द रिकग्नाइजेशन पैलिंड्रोमिक, चाहे आप इस डायरेक्शन में पढ़ो चाहे इस डायरेक्शन में, सेम पढ़ोगे। तो ये पैलिंड्रोमिक, ये रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस है किसके लिए, जल्दी बताइए किसके लिए है, ऑब्वियसली दिस इज फॉर ई कोर 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसके लिए रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस है, यही पैलिंड्रोमिक इसके लिए सीक्वेंस है, राइट। अब नाउ सी, व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो बेटा यहाँ पे मैंने कहा कि हम कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली यूज कर रहे हैं, टाइप 2 यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 1963 में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी, तो किसने किया, यहाँ पे ऑब्वियसली दो साइंटिस्ट थे, स्टीवर्ट लिन एंड देयर इज अदर साइंटिस्ट। तो एक था यहाँ पे स्टीवर्ट लिन एंड अदर वन इज वर्नर, तो यहाँ पे सॉरी वर्नर आर्बर, राइट। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को एक्चुअली में डिस्कवर किया, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज वायरस पे ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि अरे ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है ये, और ई कोलाई बैक्टीरिया में ऑब्वियसली का डीएनए भी होगा, और अगर इसको बैक्टीरियोफेज जो है वो इन्फेक्ट करता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। और हमें पता है यार कि बैक्टीरियोफेज वायरस कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अपना डीएनए इसमें डाल देता है। तो ये अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है एक्चुअली में, और फिर ये डीएनए इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होकर इसको इन्फेक्शन कर देता है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छे से क्या देखा कि जब बैक्टीरियोफेज को इकोलाई से इन्फेक्शन कराएंगे, ये वायरस है बैक्टीरिया को खत्म करने वाला वायरस, मतलब जो इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया में,
तो अब इन्होंने देखा कि यार ई कोलाई के पास ना खुद के एंजाइम्स हैं, खुद का डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसा नहीं कि ये चुपचाप देखता रहेगा कि ये मुझे इन्फेक्शन कर रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं भाई, ई कोलाई को ऐसी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके पास ना एक्चुअली में जैसे ऐसा हुआ, जैसे वायरस ने अपना डीएनए इसके अंदर छोड़ा, वैसी चालाकी से ये दो एंजाइम निकालता है। तो यहाँ पे जो एक एंजाइम है दैट इज द मिथाइलेज एंजाइम, और दूसरा जो एंजाइम है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दो एंजाइम है। तो मिथाइलेज क्या करता है बेटा, तो ई कोलाई जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाएगा ना, वो एक्चुअली क्या करेगा, इस वायरस के डीएनए को कट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्यों कट करेगा, जिससे कि ये अपने आप को बचा सके। मतलब ऑब्वियसली यार उसके डीएनए को कट करेगा जिससे खुद के डीएनए को बचा सके उसके डीएनए से या उसके इन्फेक्शन से। और अब ये तुम कहोगे कि मैम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वायरस के डीएनए को कट कर रहा है, लेकिन वो इकोलाई के डीएनए को क्यों नहीं कट कर रहा? क्योंकि बेटा उसके पास दूसरा एक एंजाइम है मॉडिफिकेशन के लिए। मिथाइलेज क्या करता है ना, अपने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर लेता है, ऐड मिथाइल इन डीएनए। तो अपने खुद के डीएनए में ना ये मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा, और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की पहचान रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस को छुपा लेगा। तो अपने आप को छुपाने के लिए मिथाइल ग्रुप ये सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे ई कोलाई में दो एंजाइम है, एक यहाँ पे मिथाइलेज एंजाइम जो मिथाइल ग्रुप को ऐड करके बैक्टीरिया के डीएनए का रिकग्नाइजेशन साइट छुपा लेगा। तो बैक्टीरिया का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो रिकग्नाइजेशन साइट था, जिसको वो पहचानता था इसके डीएनए में, तो बैक्टीरिया का रिकग्नाइजेशन साइट हाइड हो जाएगा मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से। और फिर वो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो सिर्फ वायरस का डीएनए को कट कट कर देगा। लो जी, रोक लिया इन्फेक्शन, कर लिया सेल्फ डिफेंस, है ना। तो बैक्टीरिया ऐसी बहुत अमेजिंग है। अब यहाँ पे इनको नाम कैसे देते हैं, तो इसको नाम कैसे दिया, एकोर वन। तो बच्चा जब किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम दिया जाता है ना, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि उसमें पहला लेटर जो होता है वो आफ्टर द नेम ऑफ द जीनस होगा। तो हमें पता है इकोलाई के ई से यहाँ पे ये आया है, राइट। उसके बाद सीओ कहाँ से आया, ये जो दो लेटर्स हैं बाद के, वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज से हमने लिया। कोलाई इज द स्पीशीज, तो हमने ये पर्टिकुलर स्पीशीज से लिया। अब यहाँ पे आर का मतलब स्ट्रेन है, तो कौन सी बैक्टीरिया के स्ट्रेन से ये लिया गया, RY13 एक बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, उससे लिया गया। और जो वन है इट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, कि मतलब किस ऑर्डर में, कब किस किस ऑर्डर में इस एंजाइम को बाहर निकाला गया इकोलाई से, इस वाले स्ट्रेन से। तो ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पर। ये रोमन न्यूमरल जो दिया गया लास्ट में वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पर है। तो बच्चा यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस है बैक्टीरिया का, जिससे हमने उसको आइसोलेट किया। सीओ जो है दो लेटर्स जो बाद के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम में, वो होता है उसके स्पीशीज का। RY13 स्ट्रेन से ये लिया गया, तो ये इसका स्ट्रेन है। स्ट्रेन कौन सा था इसका, RY13 स्ट्रेन से ये लिया गया। तो R इज स्ट्रेन। एंड वन जो रोमन न्यूमरल है वो ऑब्वियसली डिस्कवरी के बेसिस पर है, उसके ऑर्डर की डिस्कवरी कब हुई थी, मतलब किस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुआ था उसके बेसिस पर है। तो जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ था वो हिंटू था, जो आपको याद रखना है। तो हिंटू पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, जो कि हमने यहाँ पे ऑब्वियसली हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से निकाला था। और डी इज स्ट्रेन एंड टू इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ इट्स डिस्कवर। तो तुम कहोगे कि मैम फिर ये पहला एंडोन्यूक्लियस कैसा हुआ, वो इसलिए हुआ कि पहले कोई और, मतलब पहले एक एंजाइम से निकाला था, लेकिन वो एंडोन्यूक्लियस नहीं था, वो कुछ और एंजाइम था। वो एंडोन्यूक्लियस नहीं था, वो कोई और नेचर का था, वो कुछ और था। लेकिन जो पहला एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो एक्चुअली में हिंटू था, राइट। तो एंडो मींस विद इन, न्यूक्लियस मतलब डीएनए, तो डीएनए में रिकग्नाइजेशन साइट को कट करेगा। गॉट इट। तो याद रखना बच्चा, ये हमारी लाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब तक मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, ओवर 230 फ्रॉम द 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो 230 बैक्टीरिया की स्ट्रेन से हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब तक निकाले हैं, और उसमें भी
टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, जो मैंने आपको कहा, ये आपको याद रखना है। ओनली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 बायोटेक में यूज होता है। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखो, इकोर 1 आपको पता है, ये इकोर 1 की रिकग्नाइजेशन साइट है जो जी और ए के बीच में कट करता है। देख रहे हो आप, यहाँ पे भी जी ए के बीच में, यहाँ पे भी जी ए के बीच में कट करेगा। तो ये वेक्टर है, वेक्टर को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना है, और ये वो जीन है, ये वो डीएनए है जिसके अंदर हमारा जीन है, तो हम इसको भी एक स्पेसिफिक दिस इकोर 1 से ही कट करते हैं। तो मतलब याद रखना, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे वेक्टर भी और डिजायरेबल जीन भी। ठीक है, तो फाइनली अब ये जो वेक्टर है इसके साथ इसको पेस्ट कर देंगे, तो यू कैन सी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हमें पता है ए के टी के अपोजिट ए लगेगा, टी के अपोजिट ए के अपोजिट टी के अपोजिट ए के अपोजिट टी। तो मतलब ये जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। दीज जो सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स आए हैं, ये एक्चुअली स्टिकी एंड्स हैं। तो ये स्टिकी एंड्स जो है वो दोनों को पेस्ट करेंगे आपस में, और फाइनली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे बनता है ना, मजेदार। लाइगेज एंजाइम से इसको जोड़ देंगे, तो ये हमने लाइगेज एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। तो इकोर 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर सिजर है, और ये कट करेगा डीएनए को एक रिकग्नाइजेशन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इकोर 1 के लिए। फाइनली कुछ ओवरहैंग्स आते हैं, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है वो थोड़ा सा सेंटर से दूर कट करता है, तो अवे फ्रॉम सेंटर कट करेगा, तो बच्चा इसलिए हमारे पास ऐसे स्टिकी एंड्स आते हैं, ऐसे ओवर सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स आए, और इनको हमने कॉम्प्लीमेंट्री में पेस्ट कर दिया। तो मतलब जो वेक्टर डीएनए है उसको इसके साथ पेस्ट कर दिया, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए, और फाइनली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज होता है। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे स्टिकी एंड ही बनाता है। भाई जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो दो तरीके से काम करता है। पता है कैसे? दो मोड ऑफ वर्क होते हैं इसके, टू मोड्स ऑफ वर्क। वन, इट विल बी फॉर्मिंग ब्लंट एंड, अदर इट विल बी फॉर्मिंग स्टिकी एंड। तो इकोर 1 की बात करें तो भैया ऑब्वियस सी बात है, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कहाँ पे लगाता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली कट करता है शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट से हमें पता है दो न्यूक्लियोटाइड शुगर फॉस्फेट से जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये एक्चुअली में उसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। तो ये किसको तोड़ता है? डीएनए को कैसे तोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे कट लगाता है, उस वहां पे ब्रेक करता है इसको, फॉस्फोडाइस्टर। गॉट इट? तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये कट लगाएगा न्यूक्लियोटाइड में। तो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है शुगर फॉस्फेट ऐसे पूरा बैकबोन बनता है, और शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं, है ना। तो ये होता है यहाँ पे एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड भी इसके अपोजिट ऐसे ही होता है, शुगर फॉस्फेट, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बन जाते हैं इसके साथ सॉल्व। तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है? फॉस्फेट ग्रुप डाइस्टर बॉन्ड बना रहा है, एक इस शुगर के साथ, एक इस शुगर के साथ, है ना। तो बेटा यहाँ पे इकोर 1 के लिए इस तरीके से स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे इकोर 1 गिव्स अस द स्टिकी एंड्स। उसके अलावा सैल्वन एक दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि यहाँ पे एक स्टिकी एंड बनाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हिंड 3, तो हिंड 3 जो होता है वो भी स्टिकी एंड देगा, राइट। तो ये सारे के सारे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इवन और भी एग्जांपल है, जैसे बैम H1, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसके अलावा सैल्वन हो गया, PST1 हो गया, तो ये सारे के सारे दीज ऑल आर गिविंग दी स्टिकी एंड। ब्लंट एंड देने वाले नाम आपको याद रखने हैं। ब्लंट एंड क्या होता है? जैसे ये रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस है इकोर 5 के लिए, तो GATATC दोनों तरफ से सेम ही रीड करेंगे, क्योंकि रिकग्नाइजेशन सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, हर एक के लिए अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे वो रिकग्नाइज करते हैं। तो ये कट करता है ए और टी के बीच में, तो जो एंड बनेंगे ना बेटा वो ब्लंट बनेंगे, इसमें कोई सिंगल स्ट्रैंडेड ऐसे ओवरहैंग्स नहीं आए। तो व्हेन देयर इज नो ओवरहैंग, तो ये ब्लंट एंड होता है।
और इसके एग्जाम्पल क्या है, इकोर 5 हो गया, है ना। उसके अलावा हीमोफाइलस एजेप्टी एक बैक्टीरिया है, तो उससे एक एंजाइम एक्सट्रैक्ट होता है, जिससे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वी विल बी कटिंग दिस डीएनए फ्रेगमेंट, और हमें यहाँ पे ब्लंट एंड मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हिंटू हो गया, हिंटू भी जो है वो ब्लंट एंड बनाता है, तो ब्लंट एंड का अदर एग्जाम्पल इज हिंटू, जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पढ़ा था, है ना, यही वो किया था, डिस्कवर किया था। SMA1 इज ऑल्सो गिविंग द ब्लंट एंड, ये भी यहाँ पे ब्लंट एंड बनाता है, ये आपको याद रखना है। तो बस कुछ एंजाइम्स हैं यहाँ पे जो कि स्टिकी एंड बना रहे हैं, और कुछ हैं यहाँ पे जो ब्लंट एंड बना रहे हैं, दैट्स ऑल, ये आपको याद रखना है। तो जब हमने भाई डीएनए को कट कर दिया, फाइनली हमने डीएनए को कट कर दिया, अब उस डीएनए को कट करके ना हमारे पास छोटे छोटे पीसेस आए होंगे, उस पीसेस में से हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, अपना डिजायरेबल जीन सेपरेट करना। तो मतलब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा सेपरेशन का, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उन सारे टुकड़ों में से निकालना है। तो कैसे उसको निकालेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करके। तो जो भी हमने डीएनए को डाइजेस्ट करा है, तो उसको अब हम सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन ले लेंगे, जिसके ऊपर हम एग्रोस जेल को बिछाते हैं। तो एग्रोस जेल आपको पता है यार, सीवीड से निकाला जाता है ना, तो यहाँ पे एग्रोस जेल यूज करते हैं, जिसे सीवीड से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो ये है हमारा सीवीड, ओ सॉरी एग्रोस जेल। तो एग्रोस जेल जो है वो एज अ प्लेट यूज करेंगे, एग्रोस जेल एज अ प्लेट यूज करेंगे, ठीक है, एज अ बेस यूज करते हैं, एज अ मैट्रिक्स यूज करेंगे। और उसके यहाँ पे छोटे छोटे से कॉम्ब, छोटे छोटे से वेल बना देंगे, छोटे छोटे से छेद कर देंगे, यहाँ पे वेल बना देते हैं, है ना, कॉम्ब होती है उससे वेल बना देते हैं। और फिर जो हमारा डीएनए के छोटे छोटे पीसेस वाला जो मिक्सचर सॉल्यूशन होगा, उसमें इस वेल में डाल देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं, सिर्फ डीएनए के जो छोटे छोटे सेगमेंट है ना, उसको अब हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, अगर सेपरेट हो भी गया तो हमें दिखेंगे नहीं डीएनए। तो उसको स्टेन करने के लिए हम एक केमिकल डालते हैं, एक स्टेन डालते हैं। तो उसको डाई करने के लिए इथीडियम ब्रोमाइड, ये काफी मतलब कार्सिनोजन होता है, कैंसर भी कॉज करता है इथीडियम ब्रोमाइड। तो डीएनए को एक्चुअली में स्टेन करने के लिए डाई डालते हैं इसके साथ, और तब जाकर इसको वेल में डालेंगे, फिर इसको निकाल निकाल के वेल में डालते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉपर से उसको वेल में डाल देंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे हम लोग जो है इसके ऊपर एक बफर यूज करते हैं, बफर मतलब जिसमें आयंस वगैरह होंगे, ऐसा सोल्यूशन डालते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट वाली वायर्स लगी हुई है, और डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज है। तो डीएनए जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम रन करेंगे, ऑन करेंगे, तो अब इसके ऊपर प्लेट के ऊपर वो रन करना शुरू करेगा, क्योंकि एग्रोस जेल में ना एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उसके अंदर ही। तो जो छोटे जो सेपरेशन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डीएनए सेपरेट होगा। डीएनए मतलब स्पेशली इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। और एग्रोस जेल मैट्रिक्स की तरह यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल, चार्ज मॉलिक्यूल हम ले सकते हैं। तो चार्ज ऑब्वियसली चार्ज कोई भी पार्टिकल हम यूज कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो प्रोटीन हो, ऑल दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके, बट हमें यहाँ डीएनए के पीसेस को सेपरेट करना है। तो वो सेपरेट किस बेसिस पर होगा बेटा, वो साइज के बेसिस पर भागेगा मैट्रिक्स में। किसके बेसिस पर, साइज के बेसिस पर। तो जो जितना छोटा होगा वो उतनी ही तेज भागता है, और जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही स्लो भागेगा, क्योंकि जितना मोटा उतना कम भाग पाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि जो छोटे वाले स्ट्रैंड्स होंगे वो बहुत दूर पहुंच जाएंगे, और जो मोटे स्ट्रैंड होंगे वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। वो भाग क्यों रहे, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो वो भागने की इससे दूर कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे हम पॉजिटिव की तरफ जाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो छोटा वाला है साइज के ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कौन सी बेसिस पर सेपरेट होगा, साइज के बेसिस पर सेपरेट होगा। तो जो स्मॉल वाला है, जो थिन पीस है, वो ज्यादा दूर भागेगा। तो मतलब यू कैन से
जो लाइटर डीएनए है और जो स्मॉल डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट है, तो वो क्या करेगा, स्मॉल फ्रेगमेंट जो है वो उतना ही दूर भागेगा, राइट? तो इट विल मूव फार्दर एंड फास्टर, ज्यादा दूर भागेगा, ज्यादा तेज भागेगा। वहीं अगर बड़ा पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, तो वो बहुत स्लो स्लो चलेगा। तो हमें ऑब्वियसली पहले से पता होता है कि हमारा जो डीएनए का साइज है वो ये है, तो हमें लाइक अब क्या करेंगे, एथिडियम ब्रोमाइड हमने डाला हुआ था, डाई किया हुआ था डीएनए को स्ट्रैंड करने के लिए, डीएनए स्ट्रैंड को डाई करने के लिए हमने एथिडियम ब्रोमाइड डाला हुआ था, राइट, इसकी स्टेनिंग के लिए। तो अब क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे यूवी रेडिएशन यूज करके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यूवी रेडिएशन इस पे डालेंगे, तो ये जो एथिडियम ब्रोमाइड है वो ऑरेंज कलर में, जो डीएनए के छोटे पीसेस है ऑरेंज ब्लिंक करने लग जाए। तो यहाँ पे डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो यहाँ पे ऑरेंज ब्लिंकिंग देने लग जाएंगे, ऑरेंज कलर के दिखने लग जाएंगे, ऑरेंज ऑरेंज दिखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा डीएनए का साइज तो ये है। तो हम उसे फाइनली अपने मैट्रिक्स से, मतलब इस एग्रोस मैट्रिक्स से कट करके फाइनली सेपरेशन के बाद स्टेनिंग में रेडिएशन को रेडिएशन जब डाली तो ऑरेंज हमें दिख गया। अब हम इसे फाइनली निकालेंगे, कट आउट करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो मतलब हम जो मेथड से इसको कट आउट कर रहे हैं, मतलब जो हम निकाल रहे हैं इस पीस ऑफ डीएनए से अपना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, so what we will do, we will just cut it, or we will just cut the gel part, cut it with the restriction, sorry, cut it with the cut it, we will just take it out with the gene of interest। तो जो भी हमारा gene of interest है उसके साथ इसको सेपरेट करेंगे, निकाल लेंगे। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। तो बच्चा यहाँ पे इल्यूशन मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फाइनली लास्ट स्टेप जो होगा सेपरेशन के बाद वो है इल्यूशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एक बार अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया तो फाइनली जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल रहे हैं, इल्यूशन बोलते हैं उसको। तो डोंट बी कंफ्यूज विद स्पूलिंग। स्पूलिंग में हम सेल को तोड़कर डीएनए निकाल रहे थे, यहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट कर रहे हैं, वो भी मैट्रिक्स से, एग्रोस जेल से, है ना। सो दैट्स ऑल, ये चीज आपको याद रखनी है। फाइनली हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमारा, हमने उस डीएनए को कट करा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर जो छोटे छोटे टुकड़े आए उनमें से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट भी कर लिया, और फाइनली वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करेंगे। तो जो पीसीआर मशीन है वो एक्चुअली सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको बनाने वाले जो थे, राइट, तो वो कौन थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व पीसीआर को यूज करके ऑब्वियसली एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए करा, कैरी म्यूलिस डिस्कवर किए थे पीसीआर टेक्निक। सो कैरी म्यूलिस एक्चुअली डिस्कवर्ड इट, और यहाँ पे क्या किया था फिर इन्होंने, इस मशीन को यूज करके डीएनए के नंबर मिलियंस ऑफ कॉपीज में बना दिए थे। तो कैसे हम मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाएंगे, तो ये सपोज करो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ये एनसीईआरटी का पेज है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम सबसे पहले ले आए, सेपरेट कर आए अपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले हाई टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, अप्रॉक्स 94 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे, इतना हाई, ये पूरा हाई टेम्परेचर में चलता है पीसीआर। तो इसकी वजह से डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही सेपरेट होंगे तो हम छोटे छोटे डीएनए के प्राइमर, आरएनए नहीं डीएनए के प्राइमर्स को यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो डीएनए प्राइमर ये 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाएंगे, दोनों एंड पे, दोनों डीएनए के सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड के 3 प्राइम एंड पे जोड़ दिए छोटे छोटे डीएनए प्राइमर, जो कि ऑब्वियसली डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करें। तो इस प्रोसेस को अनीलिंग बोलते हैं, और अनीलिंग के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है जिससे कि हम उसको चिपका, मतलब प्राइमर्स उसके साथ चिपका सके, ठीक है। फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जो अनीलिंग हमने किए हैं प्राइमर्स, अब उसको हमें एक्सटेंड करके डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन करना है। तो मतलब एक डीएनए के दो और फिर ऐसे चलता जाएगा, है ना, बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो फाइनली एक्सटेंशन डीएनए का पॉलीमर बनाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ यूज नहीं होता है,
यस, स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा विच इज नोन एज टैग पॉलीमरेज। गॉट इट? तो ये टैग पॉलीमरेज है क्या? तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत गर्म टेम्परेचर में रहता है, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ये बैक्टीरिया से इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया। तो ये एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया है। थर्मोफाइल मतलब जो एकदम गर्म, मतलब एकदम हॉट वेंट्स में रहता है। तो ये थर्मोफाइल बैक्टीरिया से ही इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया, क्योंकि जो एक्सटेंशन होता है बेटा वो 72 डिग्री सेल्सियस में होता है, विच इज वेरी हाई टेम्परेचर। तो मतलब टैग पॉलीमरेज हमने डाला, मैग्नीशियम आयन क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में चिपकेंगे, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाले क्योंकि वही न्यूक्लियोटाइड आपस में चिपक कर सारा का सारा डीएनए पॉलीमर बनाए। और कौन सा पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं? टैग पॉलीमरेज। टैग क्यों नाम है? टी फॉर थर्मस से आया, एक्वेटिकस का ए क्यों आया? सो दैट इज द टैग पॉलीमरेज। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में हमने क्या करा? सारे न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को चिपका के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। अब फाइनली हमारा बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसको 30 बार इस साइकिल को अगर रिपीट कर दिया तो कितनी कॉपीज बनेंगी पता है? 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी। तो सोचो 30 बार अगर पीसीआर साइकिल को चला दिया तो 1 बिलियन कॉपीज हमारे पास हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के आ जाएंगे। है ना मजेदार? तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके के। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एकदम कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों चेन ही कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेट होती है जैसा आपको दिख रहा है। तो जैसे नेचुरल रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा, नेचुरल रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक चेन जो है वो एक एक जो डीएनए है वो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट होता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो रुक रुक के होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन इस केस में दोनों ही कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें एंजाइम्स आपको याद रखने हैं और ये 3 स्टेप कौन से टेम्परेचर पे होते हैं ये याद रखना है, बाकी तो दिस इज डन। तो दिस इज एक्चुअली दी पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। हमने कर दिया, बिलियंस ऑफ कॉपीज हमने बना दी, यही हमारा पर्पस था, है ना? तो बच्चा थैंक्स अ लॉट। अभी तक हम सिर्फ यही स्टेप कर रहे हैं। तो अभी हमने ए स्टेप करा, दैट इज दी डीएनए को हमने निकाला अपने जो भी सेल है। जैसे अगर हमें सपोज करो डीएनए, वो डीएनए है जिसके अंदर हमारा डिजायरेबल जीन है, वो हमें निकालना है प्लांट सेल्स। तो सेलुलेज एंजाइम लगाएंगे हम उसमें, उसके सेल वॉल को तोड़ेंगे, फिर उसमें प्रोटीन वगैरह, प्रोटीजेज, लाइपेजेस सब तोड़ देंगे, आरएनए सब, आरएनए वगैरह सब तोड़ देंगे, वो सारे एंजाइम्स उसको डिसॉल्व कर दिया। डीएनए को फिर बचा डीएनए में चिल्ड एथेनॉल डाल के उसको प्रेसिपिटेट करा के स्पूलिंग से बाहर निकालेंगे, और डीएनए निकालने के बाद उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को सेपरेट करके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज इल्यूशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करेंगे, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बिलियंस ऑफ कॉपीज बन गई। और इन कॉपीज का क्या होना है अब इसको होस्ट में डालना है। तो होस्ट में या तो डायरेक्टली डाल सकते हैं या वेक्टर के थ्रू डाल सकते हैं, दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो हमने अभी तक डी स्टेप्स कर लिए हैं, बाकी हमने जीएच स्टेप भी करने, जीएच तक करना है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। आई होप यू लाइक इट। एंड बच्चा जस्ट यहाँ पे अच्छे से इसको देखो वीडियो को, एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. So I'm sure that all of you are like well known to this एकलव्य बैच. तो एकलव्य बैच जो है वो ऑब्वियसली सारे के सारे जो भी स्कॉलरशिप से आते हैं बच्चे उनके लिए बनता है, तो प्लीज बी दी पार्ट ऑफ इट. तो यहाँ पे आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? तो जिसमें अगर आप जाते हैं तो सिर्फ स्कॉलरशिप से जाएंगे, पैसे देकर आप इस बैच में नहीं जा सकते, और सबसे अच्छी बात दिस इज फॉर फ्री. तो यहाँ पे बिल्कुल इसके बारे में जानिए. जब भी एकलव्य बैच के आते हैं, लाइक जो भी आते हैं फॉर्म्स वगैरह उसको फिल करिए, एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको टॉप नीट एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं. 11th-12th की रिगरस रिविजन होती रहती है, आपके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराया जाता है. आपके पास पर्सनल मेंटोर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, डाउट सॉल्विंग ऐप होती है, उसके अलावा आपको पर्सनल पर्सनल टीचर और मास्टर टीचर भी आपको डाउट सॉल्विंग करेंगे, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज, उसकी एनालिसिस आपको मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा हाउ, लाइक आपके क्या वीक पॉइंट है, सो हाउ यू हैव टू इम्प्रूव इट. so you will get everything, right? So all the best bacha, see you all in the next class. Thanks a lot. So see you all, let me end this session. Have a great day.